इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नए नए मार्कर आए हैं भाई, इनके पॉलीथीन तार लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मलिक आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वीसीआरएस चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमने किया था वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और उस पर गेट के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर कौन सा हो गया, ये 8 नंबर हो गया जी। तो जी गेट के क्वेश्चन करेंगे जी। तो जी इसमें क्या है, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहूँगा आपके लिए क्वेश्चंस, आप वहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हैं। कोशिश करें मेरे से पहले खुद सोल्व करने की, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैं हालांकि कोई कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होगा उसमें टाइम लेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम जल्दी जल्दी उनको क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर से गेट में 1992 से 1993 से मैं ले रखे हैं सारे, तो अभी तक इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो क्वेश्चन है, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 100 ml। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 100 ml। क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है हमें 100 ml। इसके अलावा क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट द बीडीसी। बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर। तो जी एक बात बताता हूँ आपको, ये मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है जी, ये एक सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो पिस्टन अगर बाय द वे कंसीडर करते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, कंसीडर करते हैं पिस्टन हमारा यहाँ से यहाँ पे मूव करता है। तो जी जितना एरिया में वो मूवमेंट करता है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। और इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, वो देख लो। उसके बाद जो ये स्पेस ऊपर बच गया, ये खाली स्पेस जो बचता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, वीसी। ये हमें दे रखा है क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है जी, इस पॉइंट को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है जी, हमें क्या दे रखा है, जब ये बॉटम डेड सेंटर पे है तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो मतलब हम ये बात कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वीएस, और ये है वीसी। तो मतलब यू कैन से वीसी प्लस वीएस भी दे रखा है अपने को। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वीसी प्लस वीएस ना लेके इसको क्या लेंगे, डायरेक्टली इसको ले लेंगे, वीएस ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे दे रखा है 1 लीटर, 1 लीटर। ये ml में दे रखा है, तो 1000 ml लिख लो इसको। ठीक है, 1000 ml। तो जी ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कब, गेट 1997 का क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है। ठीक है, गेट 1997 में आया था, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। और 2 नंबर किस चीज़ के थे, इस कंसेप्ट के थे। 2 नंबर क्या थे, इस कंसेप्ट के थे। ये बोल रखा था कि भाई ना, जब बॉटम डेड सेंटर पे है उस टाइम पे वॉल्यूम इतना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्लियरेंस रेशियो। सी अपन जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें अपन सी पढ़ते हैं। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, वीसी बाय वीएस। ये मैं पहले लेक्चर में करवा चुका हूँ, जिस किसी ने वो लेक्चर देखा है ठीक है, जिसने नहीं देखा लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ जाके देख सकता है। अब वीसी बाय वीएस हमें निकालना है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ से वीएस की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वीएस कितना आ गया, 100, इसमें से माइनस कर दो, 900 ml आ गया, 900 ml। तो यहाँ पे हमारा सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाई 900। तो यहाँ पे 1/9 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी फॉर कैलकाटा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फटाफट करेंगे, थोड़ा हमारा टाइम ताकि कम लगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप लोग देख नहीं पाओगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब मैंने बनाया था उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गेट 2005 में आया था। 2005 में आया था। कब? एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आए, मैं इनको ना मैंने अपने हिसाब से, एक्चुअल में पहले मेरे पास अरेंज थे ये ईयर वाइज, बट मैंने ईयर वाइज ना करवा के मैं इनको करवा रहा हूँ टाइप वाइज, ताकि भाई आपको पहले मैं इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद थोड़े डिफ़िकल्ट, उसके बाद थोड़े और डिफ़िकल्ट, और लास्ट में वो क्वेश्चन जो सबसे अच्छे हैं। ठीक है जी। तो हम शुरू में बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की जो जिनमें टाइम लगना ही नहीं है। तो गेट 2005 में आया था, 2 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है जी, 2 मार्क का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, और उसमें क्या दे रखा है? ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक लाइन ऐसे दे रखी है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन ये दे रखी है। ठीक है जी। ये है पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4। तो जी मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको करवाया था कन्वर्जन ऑफ टीएस डायग्राम टू पीएच डायग्राम। टीएस को पीएच में कन्वर्ट करना बताया था मैंने वीसीआरएस में। और इसमें क्या पूछ रखा है इन्होंने कि स्टेट नंबर 1 बीइंग द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। तो मतलब ये क्या है? अपनी वीसीआरएस ही दे रखी है इन्होंने बता रखा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज़ किया है इसमें। तो जी इसको देखते हैं। हमें क्या पता अपनी आइडियल वीसीआरएस कैसी होती है? आइडियल वीसीआरएस जो अपनी होती है, टीएस डायग्राम जो मैं अगर मैं बनाऊं, तो टीएस डायग्राम अपना कैसा बनता है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो ये है जी अपनी आइडियल वीसीआरएस 1 2 3 4। ठीक है, ये दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जो पीएच डायग्राम बनाया, तो पीएच डायग्राम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीएच डायग्राम में हम सबसे पहली चीज़ क्या देख सकते हैं? प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 में क्या पता है हमें कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे H3 = H4 रहता है। ठीक है जी। तो H3 = H4 तो इसमें भी दिख रहा है। तो मतलब ये क्या है? इस पॉइंट पे H3 = H4 लिख सकते हैं आप। तो इट मीन्स दिस इज़ ए कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, दिस इज़ ए कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। यानी कि अपना ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एंथैल्पी को। अब वाई एक्सिस की अगर हम बात करें, तो वाई एक्सिस अगर ध्यान से देखो तो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में बिल्कुल सेम ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी वेट रीजन में स्ट्रेट लाइन है, वेट रीजन के बाद कर्व है, वेट रीजन में स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कर्व है। तो मतलब ये सेम है। तो मतलब ये वाला ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। तो हमारा आंसर आ गया जी TH। ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है D। ठीक है, D इज़ द करेक्ट आंसर। गेट 2005 में आया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऐसा मत समझना कि डायरेक्टली ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पता है, देखो TH आपको पता है, TS आपको पता है, PH आपको पता है, तो उनके हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा गेट 2009 का क्वेश्चन है। गेट 2009 का क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। मैं ईजी टू डिफ़िकल्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, किसी को भी अगर ये लगे मैं ईयर वाइज नहीं करवा रहा, ईजी टू डिफ़िकल्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर बाय द वे मैं बीच में बड़े वाले क्वेश्चन डाल दूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं ईयर वाइज तो करवा दूंगा, लेकिन किसी साल में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, किसी साल में थोड़े आसान पूछ रखे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इजी टू डिफ़िकल्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप कैच कर पाओ। ठीक है जी, गेट 2009 का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्या है? आइडियल वीसीआरएस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी अपना वीसीआरएस दे रखा है ना, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले टीएस डायग्राम बना लो उसका। ठीक है, टीएस डायग्राम आपको पता ही है, 1000 बार आप बनाओगे तो याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, जितनी बार क्वेश्चन करोगे ना उतनी बार ये डायग्राम बना लो, आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा।
ठीक है, 1 2 3 4। हमें ये पता ही है कौन कौन से पॉइंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या दे रखा है कि स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब एच की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, कहाँ कहाँ दे रखी है, किलोग्राम पर, ये भी देख लो, किलोजूल पर किलोग्राम में दे रखी है, किलोजूल पर किलोग्राम में। तो इसमें क्या दे रखा है, इनलेट ऑफ कंडेंसर पे क्या कितनी वैल्यू है, कंडेंसर का इनलेट कहाँ होता है, पॉइंट नंबर 2, इस पे कितनी है 283, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, 283 पहली वैल्यू दे रखी है 283। सेकंड क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर 116, एग्जिट ऑफ कंडेंसर पे दे रखी है 116। थर्ड वैल्यू दे रखी है एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर 232, ठीक है जी। ये 3 वैल्यू दे रखी हैं, आपको क्या निकालना है, COP निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली बात तो VCRS में जब भी मैं बताऊं, VCRS के क्वेश्चन करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, TS डायग्राम बनाना है। TS डायग्राम के बाद एंथैल्पी की वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 जितनी दे रखी है उतनी लिखनी है। सिंपल सी बात, हमें क्या पता है, H3 = H4, ये बार बार लिख चुके हैं क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी 116। तो बहुत आसान हो गया है यहाँ से क्वेश्चन, चारों वैल्यू आपको पता है। आपको COP निकालना है तो COP का फॉर्मूला भी आपको पता है। COP का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है जी। तो COP जो हमारा होता है, COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहाँ मिलता है, इवेपोरेटर में। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लेक्चर में, जिस किसी को याद है ठीक है, वरना लेक्चर जाके देखो, उसके बाद आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। जो गजनी बने हुए हैं ना, गजनी तो यार वो नहीं था, संजय बने हुए हैं जो, ठीक है। गजनी फिल्म में गजनी तो विलन का नाम था, संजय जो बने हुए हैं, जो मेन हीरो था यानी आमिर खान था, तो जो संजय बने हुए हैं वो उसको भूलने की बीमारी थी ना। तो H1 - H4 जो है वो क्या है, 232 में से ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है और ये हमारा वर्क इनपुट है। तो ये वर्क इनपुट क्या हो गया, H2 - H1, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। H1 की वैल्यू आपको पता ही है 232 है। H4 की वैल्यू कितनी है, H4 की वैल्यू 116 है और H2 की वैल्यू है 283 और H1 की वैल्यू 232, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है 116 तो आ गया नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आ गया 51 आ गया, है ना जी। तो यहाँ से आपका ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास आएगी। कोई ऑप्शन है उसके आसपास, बिल्कुल सिंपल 2.27 है। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कैलकुलेटर मिलता है, ठीक है, आपको कैलकुलेटर मिलता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ गया, A इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कब वाला करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अरे चौथा क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 वाला है जी। 2015 में सेट नंबर 3 में आया था, गेट 2015 में आया था, सेट नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। सारे गेट के क्वेश्चन है, कोई भी अगर किसी को डाउट हो, गेट के क्वेश्चन है सारे। अभी 2015 में आया था सेट नंबर 3 में। क्वेश्चन क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखो कितने सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार इसमें से, ठीक है। जब भी आएगा इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे गेट में। तो इसने क्या बोला, रेफ्रिजरेंट एंटर इनटू द कंप्रेसर ऑफ ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। जब VCRS दे देना तो डायरेक्टली पहले बिना कुछ सोचे डायरेक्ट इसका VCRS का TS डायग्राम बना दो फटाफट, जितना जल्दी हो सके ना। जैसे ही आपको पता चले कि VCRS का क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसका TS डायग्राम बना दो, वहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जिन्होंने अब तक लेक्चर देखा है ना, उनको बिल्कुल कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। जैसे ही आप फर्स्ट यू कैन से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में VCRS दिखे, तुरंत आप TS डायग्राम बना दो, क्योंकि इसमें 1 सेकंड मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगी, ठीक है। अभी अगर हम बात करें
कि इसमें क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर इनटू द कंप्रेसर ऑफ ए स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल एट -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रेफ्रिजरेंट जो एंटर कर रहा है कंप्रेसर में वो -10 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस, ये मान लेते हैं क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है, एंथैल्पी की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे कितनी है एंथैल्पी की वैल्यू 402 किलोग्राम पर किलोजूल पर किलोग्राम में है। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में। लीव द कंप्रेसर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कंप्रेसर को लीव कर रहा है कितने पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब पॉइंट नंबर 2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, इसमें इस पे वैल्यू दे रखी है 432। ठीक है, किलोजूल पर किलोग्राम बार बार नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना बेफालतू में, और यही दे रखा है किलोजूल पर किलोग्राम में दे रखा है। इट लीव द कंडेंसर एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये नीचे का ये वाला जो टेम्परेचर है ये भी दे रखा है, ये है 30 डिग्री सेल्सियस, कितना 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी एंथैल्पी दे रखी है कितनी, 237 COP ऑफ द साइकिल। बहुत सिंपल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, इसको एज इट इज़ हमें क्या पता है, या एंथैल्पिक प्रोसेस है H3 = H4, यहाँ पे हमारा सेम 237 हो जाएगा। COP निकालना है, COP का फॉर्मूला क्या पता है अपने को, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, 402 - 237 डिवाइडेड बाय 432 - 402। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कितना हो गया, ये 37, 163, 165 हो गया, 165 है ना, 165 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया, 5 से गया 5, 15, 5.5 आ गया। 5.5 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, इसमें तो आपने को आंसर निकालना है। ठीक है, 5.5 इज़ द करेक्ट आंसर, 5.5 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 नंबर का आया था ये भी सेट नंबर 3 में। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी करना नहीं है, चारों वैल्यू आपको दे रखी हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में रखो और आंसर निकाल लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है सारे। अगर बाय द वे आप ढंग से कंसेप्ट देख लो ना, कंसेप्ट अगर एक बार सीख गए तो 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपना, ये कब है, गेट 2016 में आया है, गेट 2016 में सेट नंबर 2 में आया है, सेट 2 में आया है। ठीक है, कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का अगेन। तो मैं बता रहा हूँ हर बार कितने का आ रहा है, 2 नंबर का तो कम से कम आ ही रहा है। इस चैप्टर में लगभग हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। अब इसमें क्या दे रखा है, ए रेफ्रिजरेटर यूजेज R134A एज रेफ्रिजरेंट एंड ऑपरेट्स ऑन आइडियल VCRS बिटवीन पॉइंट, देखो अभी फिर VCRS बोला, आइडियल VCRS बोला, आइडियल VCRS बोलते ही और कुछ सुनना ही नहीं है, फटाक से TS डायग्राम बनाओ इसका। ठीक है, TS डायग्राम बनाया, आधा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। ठीक है जी, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आगे तो पढ़ लो कम से कम, मैं आगे बाद में पढ़ेंगे भाई, पहले तो ना हम TS डायग्राम बनाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं ना इतने ज्ञानी बने रहते हैं, नहीं मैं तो पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पढ़ो। पहले जैसे ही आपको ये पता चले कि आइडियल VCRS पे क्वेश्चन है तो आइडियल VCRS बना दो। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 2 प्रेशर दे रखे इसने, कौन कौन सा, हायर प्रेशर की PH की वैल्यू यानी कंडेंसर प्रेशर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.14 मेगापास्कल। लोअर प्रेशर जो है PL जो है ये अपना PE एवेपोरेटर प्रेशर है, कितना है 0.8, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। लोअर प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.14 और हायर प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.8 मेगापास्कल। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। इसमें क्या दे रखा आगे, इफ़ द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज गिवन, मास फ्लो रेट भी दे रखी है, मास फ्लो रेट कितनी दे रखी है 0.5 किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम पर सेकंड।
ठीक है जी। इसमें आगे दे रखा है एट प्रेशर, एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, एट प्रेशर मतलब दोनों प्रेशर पे एंथैल्पी की वैल्यू भी दे रखी है, सुपर हीटेड में भी और सैचुरेटेड लिक्विड में भी। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है इसमें, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू इन्वायरमेंट। आपको ये पता है, मैं 1000 बार बता चुका हूँ, इवेपोरेटर में हम हीट देते हैं और हमारा जो कंडेंसर है ये हीट रिजेक्ट करता है, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। और किस में निकालना है, सबसे मेन यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, किस में निकालना है, किलोवाट में। और हमें क्या पता है किलोवाट क्या होता है, मतलब कैपेसिटी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है H2 माइनस H3 और इनटू में मास फ्लो रेट। ठीक है जी, ये वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, सॉरी हीट रिजेक्शन रेट निकालनी है, हीट रिजेक्शन, यार कैसे लिखूँ, हीट रिजेक्शन रेट। ठीक है, ये हमें निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है और वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, बिल्कुल प्यार से निकलेगा, कुछ भी नहीं करना यार इसमें। ठीक है, टाइम ख़राब करने वाले क्वेश्चन है बहुत, मतलब टाइम ख़राब मतलब टाइम लगने वाले ही नहीं है, बेफालतू में इन पे टाइम ज़्यादा लगाओगे तो आपका टाइम ख़राब करोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें आपको H2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको ये समझ में आना चाहिए। पहली बात क्या दे रखा है, यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन में जा रहा है, तो सुपर हीटेड में हायर प्रेशर पे वैल्यू दे रखी है H की 272.05। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको। अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन प्यार से हो जाएगा, नहीं समझे तो भाई उसका मैं क्या करूं। अब सीधी सी बात है, आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू दे रखी है। क्यों, आपको क्या दे रखा है, हमें क्या पता है, आइडियल VCRS दे रखी है। आइडियल VCRS में हमें क्या पता है, कंप्रेसर जो है ये सुपर हीटेड रीजन में छोड़ता है, वहाँ पे उस पॉइंट पे इन्होंने हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर पे सुपर हीटेड वेपर में वैल्यू दे रखी है H की 272.05। और दूसरा क्या दे रखा है, इसी हायर प्रेशर पे ही सैचुरेटेड लिक्विड पे, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो मतलब इस पॉइंट पे दे रखी है हमारी H की वैल्यू कितनी है 93.42। तो दोनों वैल्यू दे रखी हैं, मास फ्लो रेट की वैल्यू दे रखी है, आपका आंसर आ गया, बाकी चीज़ें आपने देखनी नहीं है। ठीक है, तो हमारा हीट रिजेक्शन रेट क्या आ गया, हीट रिजेक्शन टू इन्वायरमेंट, रेट टू इन्वायरमेंट, ये आ जाएगा। मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05 इंटू H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 272.05 माइनस 93.42। ठीक है जी। अब मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आएगी। तो 272.05 माइनस 93.42 इंटू 0.05, आंसर आ गया 8.9315। ठीक है, आंसर आ गया आपका 9315। अच्छे से लिख लेते हैं 8.9315 किलोवाट, ये हमारे को पूछा था, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, देख लेना दोबारा अगर कहीं पे किसी को देखने की जरूरत है, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 5 हो गए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 2016 में आया था, सेट नंबर 2 में आया था, सॉरी सेट नंबर 3 में आया था। ऐसा करते हैं, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ना करके अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, वैसे करने को अभी भी कर सकते हैं, बट ये अभी तुम्हें कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी आप कौन सा करेंगे, अभी करेंगे गेट कौन सा वाला, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है,
2019 में आया है, बहुत रिसेंट आया है। 2019 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया है सेट नंबर 1 में। सेट नंबर 1 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है कि कंसीडर एन आइडियल VCRS इफ द थ्रोटलिंग प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो जी ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से रिप्लेस कर दें, ठीक है, बिल्कुल VCRS दे रखा है अपने को, यही बनाओ डायरेक्ट। थ्रोटलिंग प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस कीपिंग ऑल द अदर प्रोसेस अनचेंज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मॉडिफाइड साइकिल। ये क्या है, अपनी आइडियल VCRS है, ठीक है। ये कहाँ है, आइडियल VCRS है। 1 2 3 4, 3 to 4 क्या है, 3 to 4 अपनी क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। हमें क्या दे रखा है, 3 to 4 आइसेंथाल्पिक ना लेके अगर हम इसको क्या रिप्लेस कर दें, आइसेंट्रोपिक ले लें, ठीक है, 3 to 4 डैश ले लें। तो मैं इसको केस को पहले बिल्कुल प्यार से समझा भी चुका हूँ, अलग से वीडियो भी बनाई थी, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है, COP पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, COP या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, 3 तो दे रखे हैं COP वाले, 1 दे रखा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का। तो आपको पता ही है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। बट इन्होंने ऑप्शन नंबर C में क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज़ लोअर देन दैट ऑफ ओरिजिनल साइकिल, तो वो गलत हो गया। उसके पहले वाले जो ऑप्शन है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने क्या बताया था, इस केस में क्या हो रहा है, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपना क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना था, अभी इतना है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। दूसरा, वर्क इनपुट हमारा सेम रह रहा है, इट इज इक्वल टू सेम, तो ये सेम है, तो मतलब ओवरऑल COP की वैल्यू सेम नहीं, ये वैल्यू कम होएगी। क्यों, हमने क्या बताया था, यहाँ पे वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, यहाँ पे वर्क आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी लेंगे वर्क इनपुट, तो भी हमारा वर्क इनपुट हमारा कम होएगा, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल COP पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, COP बढ़ रहा है। जिस किसी ने को याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है, REC का लेक्चर नंबर शायद 6 है, 6 नंबर है शायद, 6 नंबर की स्टार्टिंग की 5 मिनट 2-4 मिनट देखना, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर है COP इज़ हायर देन दैट ऑफ ओरिजिनल साइकिल। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, A फॉर आगरा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। कब आया था, गेट 2021 में आया था, बहुत रिसेंट, ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे, बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं। कितने नंबर का आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कौन से सेट में आया, सेट नंबर 2 में आया है, ठीक है। सेट नंबर 2 में, कंसीडर एन आइडियल VCRS वर्किंग ऑन दिस रेफ्रिजरेंट, COP ऑफ द साइकिल इज दिस एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज दिस, हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है, ना VCRS साइकिल बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों, आपको सिंपली क्या दे रखा है, अगर बनाना चाहो VCRS तो कहीं भी बना सकते हो, लेकिन सिंपली आपको दे क्या रखा है, पहले ये समझो। COP दे रखा साइकिल का कितना, 10। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 150 किलो जूल पर किलोग्राम। अगर आप बोलो सर आपने तो किलोवाट में पढ़ाया था, यहाँ पे तो किलो जूल पर किलोग्राम दे रखा है। अरे भाई, इनका लिखने का तरीका है। अगर इन्होंने रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिख दिया, एक्चुअल में वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी नहीं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है। बट यहाँ पे यूनिट को आपको ध्यान रखना है, यूनिट को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैपेसिटी दे दिया, हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर इज, ठीक है। डायग्राम बना ही लेते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ तो बात होगी, ठीक है, और सच में कुछ बात है इसमें। तो देखते हैं क्या बात है, कौन से जन्मों का बदला ले रहे हैं अपने से, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा
मैंने बना दिया आइडियल VCRS 1 2 3 4। इतनी बार बनाओगे तो आप सपने में भी नहीं भूल पाओगे। तो यहाँ पे क्या है 1 to 4 हमारी क्या है इवेपोरेटर, 1 to 2 है कंप्रेसर, 2 to 3 कंडेंसर और 3 to 4 थ्रोटलिंग डिवाइस। इन्होंने क्या बोला है हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर, मतलब हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर। QC निकालना है अपने को, क्या निकालना है QC निकालना है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है मतलब QE दे रखा है, QE दे रखा है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या होता है H1 माइनस H4, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार ध्यान से। H1 माइनस H4 अपने को दे रखा है, H1 माइनस H4 दे रखा है, ठीक है। साथ में अपने को क्या दे रखा है COP की वैल्यू दे रखी है। COP का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अपने को यहाँ पे निकालना क्या है पूरे क्वेश्चन में H2 माइनस H3 निकालना है, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर होगा, H2 माइनस H3 निकालना है। पहले आप ना जब भी क्वेश्चन करने लगो गिवन डाटा एक साइड में लिख लो, गिवन और क्या पूछा है वो एक साइड में लिख लो, ठीक है जी। तो इस केस में H1 माइनस H4 आपको दे रखा है 150, COP की वैल्यू दे रखी है, H2 माइनस H3 निकालना है। यहाँ से इस फॉर्मूले से आपका क्या निकलेगा वर्क इनपुट निकलेगा। वर्क इनपुट का मतलब क्या है H2 माइनस H1 निकल जाएगा, H2 माइनस H1 ये क्या निकल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई H2 माइनस H1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है 150 बाय वर्क इनपुट इट इज़ इक्वल टू 10 दे रखा है। ये यहाँ नीचे आ जाएगा, वर्क इनपुट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 15। अगर किसी को डाउट है तो यार एक बार आराम से प्यार प्यार से जैसे जैसे करोगे ना अगले स्टेप बाय स्टेप कर लो। वर्क इनपुट को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले आओ, आराम आराम से 1 0 से 1 0 काटना, 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी वर्क इनपुट आ गई। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है H1 माइनस H4 निकालना क्या है H2 माइनस H3। आपको ये बात पता है H3 इज़ ऑलवेज इक्वल टू, देखो हमें ये मैं कई बार लिखवा भी चुका हूँ, H3 इज़ ऑलवेज इक्वल टू H4 इन VCRS। H3 और H4 सेम रहते हैं क्योंकि ये आइसनथाल्पिक प्रोसेस है। तो मैं क्या इस फॉर्मूले में H4 की जगह H3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और मैं तो लिखूँगा ये हमारा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं H1 H2 H3 और H2 माइनस H3 निकालना है। तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर इसको के साथ ऐड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा तो H2 माइनस H3 आ जाएगा। तो इसको रब कर देते हैं, वैसे तो रब करने की ज़रूरत नहीं है यहीं पे हो जाएगा, बट अभी मैं फ़िलहाल यहाँ कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो 1 नंबर में क्या है हमारा H2 माइनस H1 इक्वल टू 15। 2 नंबर कितनी है H1 माइनस H3 इक्वल टू 150। ये भी किलो जूल पर सेकंड में पर किलोग्राम में, ये भी किलो जूल पर किलोग्राम में। इनको आप ऐड कर देते हैं जी। अब ऐड करना आता होगा, जिसको नहीं आता तो भाई मेरे पास मैं क्या बताऊँ अब उसको, ठीक है। यहाँ पे H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा क्या गया H2 माइनस H3, यही तो अपने को चाहिए था। ये कितना आ गया 165 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 165 आंसर आ गया। आप न्यूमेरिकल डाटा फिल करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ गया है, गेट 2021 में आया था जी, 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8, कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, ठीक है।
क्या कर रहा हूँ मैं। 8 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कब आया है, गेट 2022 में। वाह, बहुत ही मतलब लेटेस्ट। ये सेट नंबर 2 में आया है। कब आया, सेट नंबर 2 में आया है। गेट 2022 में सेट नंबर 2 में आया है। और इसकी वैल्यू कितनी है, यू कैन से, सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी डाटा डाटा फिल वाला नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं 4 इसमें। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन दे क्या रखा है। इन ए वी सी आर एस द रेफ्रिजरेंट, अब सिंपल सी बात है, वी सी आर एस दे रखी है, मैं तो वी सी आर एस बनाऊँगा। लेकिन इसमें देखो पहले पढ़ो थोड़ा सा। इन ए वी सी आर एस द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर एट इन सैचुरेटेड वेपर। बिल्कुल सैचुरेटेड वेपर देते तो देखना ही नहीं है। ठीक है, वी सी आर एस दे रखी है, वी सी आर एस बना देते हैं। बार 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 1000 बार बनानी है भाई। ठीक है, VCRS में क्या था, इन VCRS रेफ्रिजरेंट एंटर द कंप्रेसर इन सैचुरेटेड वेपर कंडीशन विद स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू 250। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 250, यहाँ पे 250। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो भाई वो घास चराओ। आगे है द एग्जिट ऑफ इवेपोरेट कंप्रेसर इज सुपर हीटेड इन कंडेंसर प्रेशर विद स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू 300। ये 300 दे रखी है वैल्यू। ठीक है जी। At the condenser exit, the refrigerant is throttled to evaporator pressure. The coefficient of performance of cycle is COP की वैल्यू दे रखी है। COP कितना दे रखा है, 3। कितना दे रखा है, 3। यहाँ पे है if the specific enthalpy of the saturated liquid at evaporator pressure is 50। ये भी इन्हें evaporator pressure पे दे रखा है, मतलब यहाँ दे रखा है। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी हमें क्या पता है, ये और ये वैल्यू सेम होती है। क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत। क्यों, अभी देखते हैं। सॉरी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गूगली कर दी। एक क्या किया, एक गूगली कर दी। ये गलती सारे के सारे करेंगे फटाफट। क्या गलती करेंगे, इन्होंने क्या दिया है वो ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब सही है अपना। जुगाड़ पानी जो है बाकी सब सही है, केवल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। 1 2 3। अब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। इफ़ द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, ये सैचुरेटेड लिक्विड बोला इन्होंने। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब कौन सा है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड तो ना, ये वाली कर्व है सैचुरेटेड लिक्विड की। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट द इवेपोरेटर प्रेशर, इस इवेपोरेटर प्रेशर पे ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 50। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। अपने को ये दोनों नहीं दे रखी है, H3 और H4 नहीं दे रखा। बाद में क्या कहा, देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द एंट्री ऑफ इवेपोरेटर। इस पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है जी। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है अपना, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कैसे होएगा। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, आपको H की यहाँ पे वैल्यू पता है, H की यहाँ पे वैल्यू पता है, बीच में वैल्यू नहीं पता। आपके पास एक फार्मूला है जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आती है, एक फार्मूला है COP का। COP में ये वाली वैल्यू निकलेगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली अपने को दे रखी है, COP की वैल्यू दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे। आइए सोल्व करते हैं इसको आराम आराम से। सबसे पहले इतना भी आराम से नहीं कि COP, इतना भी आराम से नहीं, थोड़ा तेज़ करेंगे। ठीक है, COP का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय E ही है। थोड़ा बेचारे की भावनाएं बह गई हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4 डिवाइड बाय वर्क इनपुट की वैल्यू कितनी है, H2 माइनस H1। ठीक है, H1 माइनस H4 की वैल्यू कितनी आ गई, अपने को H4 की तो वैल्यू दे नहीं रखी, बट COP की तो दे रखी है। COP की वैल्यू 3 दे रखी है। H1 की वैल्यू कितनी है, 250।
माइनस H4 अपने को दे नहीं रखा, H2 की वैल्यू 300 और इसकी वैल्यू 250। ठीक है, यहाँ से अपना H4 निकल जाएगा। क्या इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है? ये 50 इंटू 3 150, यहाँ से कम किया तो यहाँ पे आ गया H4 की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, अब बोलोगे यार नहीं, थोड़ा करके दिखा देता हूँ। अले HH आ गया, HH लिख दिया आपने। तो जी थोड़ा एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई? 50। 300 माइनस 250, इसमें तो कैलकुलेटर नहीं लगेगा। 50 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 3 यानी कि 150। ये आ गया 250 माइनस H4, यहाँ पे है H4 की वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, H4 इधर आ जाएगा। 250 माइनस 150, ये आ गया 100। तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने किलो जूल पर किलोग्राम, ये वैल्यू आ गई हमारी H4 की। ठीक है जी, H4 की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की। एक फार्मूला तो अपने पास ये है, एक फार्मूला अपने पास एक और भी है। कौन सा? जब अपने को H की वैल्यू दे रखी हो। हमें ये क्या पता है, मैंने लेक्चर नंबर 3 में करवाया था, RAC के लेक्चर नंबर 3 में करवाया था कांस्टेंट प्रेशर लाइन। वहाँ पे देख लेना, मैं लिंक डाल देता हूँ आई बटन में, वहाँ पे जाके देख लेना किसी को रिवाइज करना है तो। वरना जैसे H4 जो है, H4 पॉइंट कहाँ है? इन बिटवीन वेट रीजन, इन बिटवीन वेट रीजन है। H4 क्या होता है? HF प्लस X टाइम्स HG माइनस HF। ठीक है जी, यही होता है। H4 की वैल्यू अपनी कितनी आई? 100। HG की वैल्यू कितनी आई? ये दे रखी है ऑलरेडी 250। X अपने को निकालना है, HG की वैल्यू कितनी है? 250 और लास्ट में HF की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है जी, सारी वैल्यू दे रखी है, X की वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ दिक्कत है? अगर बाय द वे हम बात करें यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने? HF की वैल्यू तो 50 दे रखी है ना, HF की वैल्यू 50 दे रखी है। ठीक है, HG की वैल्यू 250 है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? ये इस तरफ आएगा, 50 बचेगा। ठीक है, 50 इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू ये कितना बच गया? 200। तो x की वैल्यू आ गई जी 50 डिवाइड बाई 200, यानी कि कितनी आ गई? 1/4 मतलब 25%, 0.25। ठीक है, 0.25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमें क्या दे रखा है? कब आया था? 2018 में आया था, गेट 2018 में आया था। कितने? सेट नंबर 2 में आया था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगर बात करें, अपने को एक फिगर दे रखी है, पहले तो वो फिगर बना लेते हैं। क्या दे रखी है? ठीक है, सनी लियोनी की फिगर नहीं है, ये क्वेश्चन की फिगर है भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, KPa किलो पास्कल में दे रखा है ये, और H की वैल्यू दे रखी है किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये डायग्राम है, दे रखा है कुछ, देख लेते हैं डायग्राम क्या दे रखा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ये दे रखा है जी, एरो भी मार रखे हैं कुछ ऐसे इस टाइप के, जादुई एरो। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है कितनी? 250। यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है कितनी? 400। यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 475। और यहाँ पे प्रेशर दे रखा है कितना? 650। यहाँ पे क्या दे रखा है? 400। ठीक है जी, ये सब अपने को दे रखा है, 400 है ये।
ठीक है जी। ये सब अपने को दे रखा है, ये -10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। आधे से ज़्यादा डाटा तो अपना यूज़ ही नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें केवल बिट्रे करने के लिए दे रखी है। हाँ, क्या कहीं ये भी यूज़ होएगी कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑपरेट विद द कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेटिंग टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस, डेवलप 15 किलोवाट ऑफ कूलिंग। तो मतलब अपने को किलोवाट में दे रखा है, मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है 15 किलोवाट। ठीक है, 15 किलोवाट अपने को क्या देखा है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। द पीएच डायग्राम इज शोन, उस पर एंथैल्पी की वैल्यू दिखा रखी है। इफ़ द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है कितनी, 0.75 और द मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेसर पावर मतलब कंप्रेसर की पावर निकालनी है, मतलब कितनी पावर देनी पड़ेगी, यानी कि कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा, यानी कितनी पावर इनपुट देनी पड़ेगी, ये निकालना है जी। ठीक है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, ये सब दे रखा है। तो ये गेट 2018 में आया था 2 नंबर का। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, कोई ज़्यादा बढ़िया तीर है नहीं इसमें। सिंपल सी बात समझो, हमें क्या पता है, अपने को सिंपल सी आप ना COP का फॉर्मूला देखते हैं। क्या COP की जरूरत है इसमें, COP की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों, अभी देखते हैं। अपने को पहली चीज़ तो क्या दे रखी है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर दे रखा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन दे रखा है, सॉरी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी या सेकेंड लॉ एफिशिएंसी ये सब पढ़ेंगे आप, हाँ, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए कंसेप्ट बता देता हूँ। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है कि मान लो कोई एक प्रोसेस है जो आइसेंट्रोपिक होनी चाहिए थी, आइडियली 1 to 2 होनी चाहिए थी। ये TS डायग्राम है, कोई एक प्रोसेस है जो 1 to 2 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 1 to 2 ना होके थोड़ा सा बिट्रे कर गई, मतलब थोड़ी अपने 1 to 2 डैश हो गई, मान लो 1 to 2 डैश। पहली प्रोसेस क्या होनी चाहिए थी, 1 to 2 आइडियली, लेकिन हो कैसे गई, 1 to 2 डैश। तो ऐसे केस में अब देखो, यहाँ पे हमारा वर्क इनपुट हमेशा एक्चुअल में, और ये बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन होती है, कोई भी अपना डिवाइस हमें पता ही है 100% एफिशिएंसी किसी डिवाइस की नहीं होती। तो अगर किसी कंप्रेसर की एफिशिएंसी दे रखी है तो मतलब जितना उसको वर्क देना पड़ रहा था उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना वर्क हमें देना चाहिए था डिवाइडेड बाय जितना हम एक्चुअल में दे रहे हैं, वो हमारा आ जाएगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। क्योंकि हमेशा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी, यानी 100% से कम रहेगी। और आप हमेशा समझना कि किसी भी डिवाइस का दे रखा हो, अगर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो वो क्या करेगा, वर्क ज़्यादा लेगा, और वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वर्क कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वर्क इनपुट H2 - H1, ये कंप्रेसर का केस ले रहा हूँ मैं। H2 - H1 हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था, मतलब आइडियली होना चाहिए था, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, H2 डैश - H1, तो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो रही है। ठीक है, H2 डैश - H1 हो रहा है। ठीक है जी, H2 डैश - H1 हो रहा है। तो आपका ये आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, इसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन करते हैं। आई होप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का कंसेप्ट समझ गए होगे आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, सारी जो वैल्यूज़ दे रखी है, एक सेकेंड सॉरी, कहाँ गया बे, क्वेश्चन नंबर कितना था, 9-10 नंबर, ये रहा। ओके, इन द VCRS ऑपरेटिंग, ठीक है, कंप्रेसर की पावर निकालनी है। देखो, अगर आप नॉर्मली समझो, आपको क्या दे रखा है, मैं इसको मान लूँ, इसको VCRS को मान लूँ, तो 1 2 3 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। आपको पॉइंट नंबर 2 पे भी क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 पे भी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, पॉइंट नंबर 1 पे भी एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। तो H2 डैश - H1 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू
H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 475, कितनी दे रखी है H2 डैश माइनस H1 जो है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 475 माइनस इसकी H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 डिवाइड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 0.75 तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 75 डिवाइड बाय 0.75 यानी 100 आ गई, 100 आ गई। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है, कंप्रेसर के वर्क की तो वैल्यू आई है, लेकिन ये वर्क इनपुट आया अपना, वर्क इनपुट एक्चुअल वर्क इनपुट आया अपना एक्चुअल, ठीक है। लेकिन ये किस में आया है किलो जूल पर किलोग्राम में, अपने को पूछा किस में है किलो वोट में, है ना। दे रखा है कंप्रेसर की पावर हमें किलो वोट में निकालनी है, तो इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मास फ्लो रेट आप 3 जगह से निकाल सकते हैं, या तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से, या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या पावर इनपुट से। इस केस में क्या दे रखा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखा है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारे को दे रखी है 15 किलोवाट, मास फ्लो रेट हमें निकालना है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सॉरी मैंने वो कर दिया रब कर दिया, यहाँ पे साफ़ कर दिया इसको, यहाँ पे दे रखी थी आपको H1 माइनस H4 देख लो, H1 कितनी है 400, H4 है 250, 400 माइनस 250, ठीक है जी। तो ये आ गया कितना 150, मास फ्लो रेट आ गया 15/150 यानी कि 0.1 आ गया, कितने किलोग्राम पर सेकंड आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ गया। तो जी हमारा पावर इनपुट की वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 100 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 10 किलोवाट। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको देखना है एक बार आराम से नोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टन टना टन टन 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए VCRS लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू, देखो हमने वैसे पढ़ा नहीं है लेकिन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्या बोल रहा है एक VCRS में 1 2 3 4 ऑप्शन क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा कितना है TS, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है 10 हमारा क्या बोल रहा है कि भाई इन ए सिंपल VCRS या इन ए VCRS लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज टू। अब देखो हीट एक्सचेंजर का मैंने बताया ही था, जब हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं हमारा क्या होता है सुपर हीटिंग भी होता है, अंडर कूलिंग भी होता है, दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। सुपर हीटिंग भी होता है, अंडर कूलिंग भी होता है। ये 2 डैश हो जाएगा, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा, 4 डैश हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या बोला लिक्विड टू सक्शन, नाम में ही इसका काम क्लियर है। लिक्विड यहाँ पे आ गया, उससे भी सक्शन करना है, लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर, नाम से क्लियर है इसका काम। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम पूछा हुआ इन्होंने कि इट इज़ यूज टू, इसका मेन काम क्या है अपना सब कूल करना। क्या करना, यहाँ से इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है सब कूल हो रहा है, अंडर कूल हो रहा है, तो सब कूल करना। तो ऑप्शन देख लो, सब कूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिविंग द कंडेंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों के दोनों ना कॉमन डाटा क्वेश्चन है। 11 और 12 जो है कॉमन डाटा क्वेश्चन है। आप देखो डाटा आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या क्या है। डाटा दे रखा है कि -20 और 40 के बीच में कोई VCRS काम कर रही है। रेफ्रिजरेंट जहाँ जहाँ एंटर कर रहा है उनकी वैल्यू दे रखी है, एक टेबल दे रखी है।
पहला क्वेश्चन तो पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं। VCRS का क्वेश्चन है, कब आया ये? अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन 2000 में आया था, सन 2000 में 1 नंबर का आया था पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने बात करी थी। और अभी जो ये वाला क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन एक ही साल में आए हैं, 2003 में। पहले आते थे कॉमन डाटा क्वेश्चन, अब नहीं आते, ठीक है। 2 मार्क के, मतलब 4 मार्क का हो गया, 2 मार्क प्लस 2 मार्क, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 2003 में आया था, ठीक है जी। गेट 2003 में आया था। इसमें क्या दे रखा है, पहले मैं VCRS बना लेता हूँ। जब भी VCRS का क्वेश्चन हो, डायरेक्टली क्या करो, TS डायग्राम बनाओ, ठीक है। VCRS में TS डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, इन्होंने क्या बोला, आइडियल VCRS दे रखी है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें यही वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4। अभी अपने को क्या दे रखा है, -20 डिग्री सेल्सियस पे HF की वैल्यू दे रखी है। -20 डिग्री मतलब यहाँ पे अपने को कितनी दे रखी है, किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है। मान लो इस पॉइंट को H4' मानता हूँ मैं, या 0 मान लो, इस पॉइंट को 0 मान लो। तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, HF की वैल्यू दे रखी है 20। वैसे तो इस वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होगा। इसके बाद HG की वैल्यू दे रखी है 180, ठीक है। उसके बाद SFSG की वैल्यू दे रखी है, उनको छोड़ो एक बार। HF की वैल्यू इस पे दे रखी है, H3 पॉइंट पे ये कितनी दे रखी है 80। और लास्ट में क्या दे रखा है, हाँ, यहाँ पे इन्होंने गोची कर दी। क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया 200, ठीक है। इस पॉइंट पे दे दिया सैचुरेटेड वेपर पे। और इसने क्या दे दिया, एक्चुअल में आइडियल VCRS तो दे दिया हमने, आइडियल VCRS बना भी दी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में देखो, अब सेकंड लाइन पढ़ो, द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एट सैचुरेटेड लिक्विड। तो इन्होंने क्या कर दिया, आइडियल VCRS तो दे दी, बट इन्होंने क्या कर दिया, रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे एंटर ना करवा के यहाँ एंटर करवा रहे हैं। 2 पे एंटर ना हो गए, 2' पे एंटर हो रहा है। क्वेश्चन समझना, इन्होंने क्या किया, एज सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा है, तो मतलब अपना पॉइंट 1 यहाँ पे ना हो के 1' होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1' to 2' प्रोसेस हो रही है, ना कि 1 to 2। 1 to 2 एक्चुअल में आइडियली होती है, बट 1' to 2' इस केस में हो रही है। तो 1' to 2' अपनी जो VCRS बनेगी इस केस में वो रहेगी, ठीक है। तो मतलब अपने को यहाँ पे ये बिल्कुल, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। अभी अपने को क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेशन सर्कुलेशन रेट, यानी मास फ्लो रेट दे रखी है। मास फ्लो रेट दे रखा है कितना, 0.025 किलोग्राम पर सेकंड। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है किस में, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, सारे ऑप्शन में किलोवाट लिखा हुआ है, किलोवाट में निकालना है। तो जी देखते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है किलोवाट में। क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अपने को क्या करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। उसके लिए अपने को क्या है, पहले हमें H1 की वैल्यू निकालनी है। H1 मतलब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है अपनी, प्रोसेस तो H1' हो रही है ना। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी इक्वल टू, अब ये देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख दिया, लेकिन पूछ लिया किलोवाट में। एक्चुअल में है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, चाहे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखें चाहे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, यूनिट से हम पहचानेंगे, यूनिट से पहचानेंगे। किलोवाट में दे रखा है तो मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, किलो जूल पर किलोग्राम में दे रखा है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। इस केस के लिए अपना हो जाएगा मास फ्लो रेट इंटू रेफ्रिजरेशन, मास फ्लो रेट इंटू H1' माइनस H4, H1' माइनस H4। हमें क्या पता है, यहाँ पे 80 तो मतलब यहाँ पे भी 80, ठीक है। ये वैल्यू तो बिल्कुल क्लियर है ही, यहाँ पे भी 80 यहाँ पे भी 80। तो जी H4 की वैल्यू दे रखी है, मास फ्लो रेट की दे रखी है, H1 की वैल्यू निकालनी है, H1' की वैल्यू निकालनी है। यही अपना क्वेश्चन है, H1' की वैल्यू निकालनी है। तो जी अब बात करते हैं H1' कैसे निकलेगा। इसके लिए पहली चीज़ तो अपने को क्या चाहिए, H1' का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या है, वेट रीजन के अंदर है, तो हमारा क्या होगा, ये HF प्लस X टाइम्स HG माइनस HF, ठीक है।
एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच जी माइनस एच एफ। यहाँ पे अपने को क्या क्या दे रखा है, एच वन डैश अगर मैं बात करूँ, एच एफ की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस एक्स इंटू एच जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 माइनस 20। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ मैं इसको। क्यों? अपने पास एच वन डैश निकालना है, एक्स भी अपने पास नहीं है। एक्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है एंट्रोपी का। हमें क्या पता है, एट पॉइंट 1 डैश एंड 2 डैश आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एस वन डैश विल बी इक्वल टू एस टू डैश। ठीक है, एस वन डैश विल बी इक्वल टू एस टू डैश। तो यहाँ से हमारा एंट्रोपी है, उसका फॉर्मूला हमें पता ही है। एस वन डैश क्या होता है, एंट्रोपी की वैल्यू अपने को दे रखी है 200 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो सॉरी कितनी दे रखी है, सॉरी मैं देख लेता हूँ एक बार इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। एच जी एट हायर प्रेशर, हायर पे कितनी दे रखी है, टेम्परेचर पे एच जी की वैल्यू 0.67 दे रखी है, 0.67 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, 0.67 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये वैल्यू दे रखी है जी, है ना जी। तो अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। हमें क्या पता है, ब्लैक मार्कर लेंगे, S1 डैश विल बी इक्वल टू S2 डैश, H1 डैश विल बी इक्वल टू S2 डैश, इट विल बी इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 0.67। साथ में इन्होंने क्या दे दिया, S2 डैश के बाद साथ में, अब हमें पता है S2 डैश तो डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन S1 डैश क्या है, S2 डैश अब आप बोलोगे कहाँ दे रखा है सर, हायर टेम्परेचर वाले उसमें एस जी की जो वैल्यू होगी वो ही होएगी S2 डैश की। अब S1 डैश जो हमारा होगा, S1 डैश कैसे निकलेगा, ये कहाँ है, वेट रीजन में, ये भी हमारा ड्राइनेज फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, SF प्लस एक्स टाइम्स एस जी माइनस एस एफ। ठीक है जी, ये मैं सारे क्वेश्चन, ये फॉर्मूले मैं कहाँ करवा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 3 में करवा चुका हूँ, जाके देख लेना। SF की वैल्यू कितनी है दे रखी होगी, ये अब बात हो रही है लोअर टेम्परेचर पे, यहाँ पे हमारी SF की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.07 प्लस एक्स इंटू एस जी की वैल्यू कितनी दे रखी है लोअर टेम्परेचर पे 0.7366 माइनस 0.07। S1 की वैल्यू कितनी पता है अपने को 0.67। इस पूरी इसमें एक चीज़ अननोन है, क्या अननोन है, x। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0.67 माइनस 0.07 डिवाइड बाय 0.7366 माइनस 0.07, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0.67 माइनस 0.07 डिवाइड बाय 0.7366 माइनस 07। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 0.9 आ गई अपनी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.9। तो 0.9 आ गई, हमें पता ही x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करती है, 0.9 आ गई। ठीक है जी, इस 0.9 को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी H1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 अगर हम बात करें तो H1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, H1 डैश इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस x की वैल्यू कितनी है 0.9 इंटू 160। ठीक है, 160 इंटू 9 144 प्लस 20 मतलब 164 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, ये हमारी H1 डैश की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास H1 डैश भी आ गया, H4 हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, मास फ्लो रेट भी दे रखा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकल जाएगा। ठीक है जी,
ये H1 डैश की वैल्यू है, इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.025। H1 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये अपनी आ गई 164। और H4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, H4 की वैल्यू ये हमें पता है ये 80 है। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। वैसे तो सीधी सी बात है, देखो ये कितना हो गया 84 इंटू 84 का 1/4 कर दो 21, यानी 2.1 के आसपास आएगा। है क्या ऑप्शन वगैरह? 2.1 है, ऑप्शन नंबर 1 है वैसे तो, लेकिन फिर भी आत्मा की तसल्ली के लिए 164 है तो 84 इंटू 0.025 आ गया 2.1। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2.1 किलोवाट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। H1 की वैल्यू लिखी रहने देते हैं, क्या पता हमारी कहीं पे यूज़ हो जाए। ठीक है जी, हमारा COP निकालना है। COP निकालना है, सीधी सी बात है। अपने को क्या दे रखा है, डेफिनेशन इफेक्ट अपने को पता चल ही गया, इसकी वैल्यू अपने को पता है, तो वहाँ से हम COP निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा COP? H1 डैश की वैल्यू यूज़ होएगी तो H1 डैश की वैल्यू लिखी रहने देते हैं। ये है H1 डैश की वैल्यू। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या निकालना है COP निकालना है। COP हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट हमारा कितना हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या होएगा इस केस में, H1 डैश माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 डैश माइनस H1 डैश। ठीक है, H1 डैश की वैल्यू कितनी है 164, H4 की वैल्यू कितनी है 80, डिवाइड बाय H2 डैश की वैल्यू कितनी है 200, और H1 डैश की वैल्यू कितनी है 164। यहाँ से हमारा COP आ जाएगा। COP फॉर्मूला आपको मैंने ये सब लिखवा दिया, 84 डिवाइड बाय 200 माइनस ये हो गया तो 36, यानी कि 2.33 आ गया, 2.33 आ गया, 2.33। ठीक है, COP की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।